सो हेलो गाइस, दिस इज प्रोफेसर भड़के और आज हम बात करने वाले हैं कि सिर्फ 60-70 दिनों में प्रिपरेशन करने के बाद भी कुछ लोग एएफओ कैसे बन जाते हैं मेरे जैसे। मगर उससे पहले मैं एज यूजुअल जो हमारी सबसे पहले जो रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भड़के को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इतने बिजी जॉब में से आपका प्रोफेसर आपके लिए एक वीडियो तैयार कर रहा है तो इतना तो हक बनता है, प्लीज शेयर करिए, लाइक। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आगे वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका कुछ और ओपिनियन है तो आप अलग से अपना एक चैनल खोल के मेरे पर एक रोज वीडियो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। गाइस मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, आप भी शायद जानते होंगे, जो कि 3-4 साल प्रिपरेशन करने के बाद एएफओ बनते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ 3-4 महीने ही प्रिपरेशन करने के बाद ही एएफओ बन जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने दोस्त के साथ या फिर किसी बैचमेट के साथ ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं सिर्फ, और उसके बाद उसी के साथ प्रैक्टिस करके टॉपिक्स को समझ के 20-25 दिनों में ही प्रीलिम्स निकाल लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रीलिम्स ही होते हैं और उसके बाद मेंस भी निकाल लेते हैं, इंटरव्यू भी निकाल लेते हैं और एएफओ बन जाते हैं। ऐसे लोग मोस्टली फ्रेशर्स ही होते हैं जो कि अभी अभी ग्रेजुएशन पास करके आए होते हैं। मगर ऐसा नहीं है गाइस कि ये 20-25 दिन वाले लोग बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, मतलब हजारों में से कोई एक ही ऐसा कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अगर 100 लोगों को 100 एएफओ को जानता हूँ तो उनमें से कुछ नहीं तो 8-9 तो ऐसे ही होंगे, ठीक है। और 3 से 5 महीने प्रिपरेशन करने वाले तो 30-35% लोग होते होंगे, ऐसा लगता है मुझे, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो ये लोग ऐसा कर कैसे लेते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग? तो गाइस अभी रीजन देखते हैं कि कम टाइम में प्रिपरेशन करके भी ठीक ठाक क्वांटिटी में लोग एएफओ क्यों बन जाते हैं। गाइस कई लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी और एग्जाम का प्राइमरी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब एएफओ की एग्जाम नजदीक आती है तभी उसका फॉर्म भर के उसका प्रिपरेशन करना चालू करते हैं। तो लोग बस ऐसा ही डिसाइड करके नहीं बैठ जाते कि मेरे को एएफओ ही बनना है, एएफओ ही बनना है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो किसी दूसरे एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं मेनली, मगर जब एएफओ की एग्जाम नजदीक आती है तब एएफओ का प्रिपरेशन करते हैं 2-3 महीने के लिए, तो ऐसे लोगों पर एएफओ की एग्जाम का उतना प्रेशर नहीं बनता है। अगर निकल गई तो निकल गई, नहीं निकली तो नहीं निकली, ऐसा उनका होता है, तो वो फ्री माइंडेडली पेपर दे सकते हैं। उसके बाद एक मेजर रीजन ये है कि जो ये शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन करने वाले लोग होते हैं उनका बहुत कुछ यहाँ पर स्टेक्स पर नहीं होता है एग्जाम के वक्त। अगर प्रिपरेशन करने के बाद वो एग्जाम में फेल भी हो जाते हैं तो उनका सिर्फ 2-3 महीने का जो प्रिपरेशन का जो टाइम गया है वही उनका लॉस होता है। सो वो उस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है और इसी वजह से वो एग्जाम में ज्यादा फ्री माइंडेडली परफॉर्म कर पाते हैं। और क्योंकि वो ज्यादा फ्री होके अपना एग्जाम देते हैं तो उनका माइंडसेट थोड़ा अच्छा होता है और इसी वजह से वो अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे लोगों को भले ही प्रीलिम्स में 150 में से 100 या फिर 80 क्वेश्चंस आते हो, मगर वो अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और उतने क्वेश्चंस काफी होते हैं कट ऑफ निकालने के लिए, और भी मेरे जैसे लोग पास हो जाते हैं। अभी जो लोग पूरी साल भर में सिर्फ एएफओ के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं तो इन लोगों पे प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होता है एग्जाम का, और ये प्रेशर हैंडल करने की ताकत कई लोगों में होती भी है, ठीक है। कुछ लोग अच्छे तरीके से एक साल प्रिपरेशन करने के बाद भी ज्यादा प्रेशर नहीं आने देते एग्जाम के वक्त, अच्छे से पेपर सॉल्व करते हैं। मगर ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में उनसे हैंडल नहीं होता है और वो फंबल करने लगते हैं, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा उनका नुकसान होता है। मगर गाइस अगर कोई अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया हो अपने साल भर की प्रिपरेशन में और प्रेशर करना हैंडल सीख गया हो मॉक टेस्ट देके या फिर कुछ भी करके, तो उस बंदे का तो श्योर शॉट प्रीलिम्स निकल जाता है। तो वहां पे आप उनको ये नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते। सो गाइस अभी बात करते हैं कि एएफओ के लिए शॉर्ट टर्म वाला प्रिपरेशन आखिर करना कैसे है। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सभी टॉपिक्स को, जो क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, उन सब को अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लो। आप देख लो कि आपको कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं, इजी जाते हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो और ज्यादा कुछ नया सीखने का कोशिश मत करो।
आप देख लो कि आपको कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं, आपको कौन से टॉपिक इजी आते हैं और उन्हीं को ज्यादा प्रायोरिटी दो, उन्हीं पर ज्यादा फोकस करो, उन्हीं की ज्यादा प्रैक्टिस करो। गाइस यहाँ पर मैं ये नहीं कहना चाहता कि अगर आपको सिर्फ खून के रिश्ते, ठीक है, ब्लड रिलेशन ही अगर आपको सिर्फ पसंद है टॉपिक को सॉल्व करना तो आप वही सिर्फ करते बैठ गए खून के रिश्ते, ऐसा भी नहीं कहना चाहता। गाइस 10 में से आप सिर्फ 2 ही टॉपिक्स को बायकॉट कर सकते हो और बाकी के सभी टॉपिक्स आपको करने पड़ेंगे और उन सब में आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अभी अगर मेरा एग्जांपल लोगे तो मैंने रीजनिंग में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ये जो 2 टॉपिक्स है, इनको डायरेक्ट बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि मुझे यह पता था कि सिर्फ 2 महीने की प्रिपरेशन में मैं इन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकता, इनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकता जितनी एग्जाम में रिक्वायर्ड है। सो इन्हें छोड़ दिया था मैंने डायरेक्ट और बाकी सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से किया था ताकि उनको मैं 100% श्योरली सॉल्व कर सकूं। आपको भी ऐसे ही इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट में टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। अभी कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये सब मैं पहले भी बता चुका हूँ मेरे पुराने वाली वीडियोस में, तो आप वो देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी वो डाल दूंगा, सो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। अभी सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन में आपको सिर्फ एक ही टीचर को फॉलो करना है और उसी की टेक्निक्स को यूज करके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, क्योंकि 10 लोगों को देख के क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सब सोचने में अभी टाइम नहीं होता है हमारे पास। इसलिए किसी एक अच्छे को चुन लो और उसी को फॉलो करो। जैसे कि मुझे क्वांट और रीजनिंग के लिए बैंकर्स पॉइंट वाले अंशु सैनी सर और अड्डा 24/7 वाले सिद्धांत जैन सर अच्छे लगते थे, तो मैं सिर्फ उन्हीं के वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, बाकी किसी का भी कुछ नहीं देखता। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि आप जो सभी जो टॉपिक्स है उनको डेज में बांट लो, ये डिसाइड कर लो कि आपको कितने दिनों में कौन सा टॉपिक को खत्म करना है और उन्हीं दिनों में उस टॉपिक्स को समझकर उनकी प्रैक्टिस कर लो। और आखिर में 10-15 दिन ऐसे जरूर रखना जहां पर आप फिर से इन सब टॉपिक्स की प्रैक्टिस एक बार कर सको। गाइस उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि आप मॉक टेस्ट जरूर देते रहना, किसी ऐप से, किसी से खरीद के, किसी से चुरा के, किसी मैगजीन से, ठीक है, कहीं से भी आप मॉक टेस्ट का जुगाड़ करके मॉक टेस्ट जरूर देते रहना सभी टॉपिक्स की। जैसे कि मैं खुद अड्डा 24/7 पे या फिर बीएससी जो मैगजीन है वहां पे मॉक टेस्ट देता रहता था सभी टॉपिक्स। और गाइस पांचवा पॉइंट ये है कि आप इंग्लिश के लिए अलग से कुछ डेज को मत रखिए, बल्कि आप इंग्लिश का स्टडी रोज ही करिए। दिन में एक ऐसा टाइम फिक्स कर लीजिए जहां पर आपको सिर्फ इंग्लिश का ही काम करना है, इंग्लिश का स्टडी करना है, उसी की प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस ही ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है, कुछ ज्यादा ग्रामर वामर पढ़ के यहाँ पर फायदा नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करिए जो भी आपको टेस्ट मिलते हैं वहां से। तीनों सब्जेक्ट की कैसे पढ़ाई करनी है मैं पहले ही अपने पुराने वाले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं या फिर आपको और कुछ किसी ने अच्छा बताया हो या फिर आपको खुद कुछ अच्छा वे दिखाई देता हो तो आप वो फॉलो कर सकते हैं, मगर इतने समय में ये सब हो सकता है। सो ये प्रीलिम्स का हो गया। सो अभी मेंस में 2 टाइप के लोगों के लिए अलग अलग प्रिपरेशन हो सकता है। सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी क्लास वालों की नोट्स शॉर्ट टर्म प्रिपरेशन के लिए ले लें। मैं किसी के नोट्स को भला बुरा नहीं कह रहा हूँ, अगर कोई निकालता है शॉर्ट टर्म स्पेशल नोट्स तो निकाले, आप वो पढ़िए, मगर किसी भी काम मुझे तो नहीं लगता ऐसे कोई नोट्स होती है। और एक क्लास वालों की जो नोट्स होती है बहुत ही ज्यादा बल्कि होती है, बहुत बड़ी होती है और आप शॉर्ट टर्म में इन नोट्स को पढ़ के रिवाइज नहीं कर सकते। और अगर आप कम से कम 2 बार एग्रीकल्चर को रिवाइज नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो। और कंफ्यूजन में तो आपको पता ही है सब गुड़गोबर हो जाता है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा ये सब। सो अभी पहले टाइप वाले लोगों का अपन यहाँ पर बात करते हैं, जिन्होंने पहले ही किसी एमएससी के एंट्रेंस के लिए या फिर किसी और एग्जाम के लिए जनरल एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन किया होता है, ठीक है, और अच्छे से किया होता है, आई रिपीट अच्छे से किया होता है। तो मुझे लगता है कि ये लोग अपने जो ये 2-3 महीने का प्रिपरेशन है उसमें पूरा जो फोकस है वो प्रीलिम्स पे दे सकते हैं। जनरल एग्रीकल्चर है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर आप प्री के बाद उसे रिवाइज भी कर लोगे तो आपका काम हो सकता है। मगर प्री के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो पहले जनरल एग्रीकल्चर को पढ़ने के लिए जो मटेरियल यूज किया था, आपने जो सब बुक्स यूज करी थी, आपको उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर वो बुक्स चेंज कर देते हैं या फिर कुछ नया ही पढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं तो आपको भी
यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। उससे अच्छा है कि आप जो आपकी जो पहले पढ़ी हुई बुक्स है उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। एक बार होता है तो एक बार, 2 बार होता है तो 2 बार, जैसे मैंने खुद 2 बार रिवाइज कर लिया था उन 17 दिनों में। सो आपसे होता है तो आप ये कर सकते हैं। तो आप भी सिर्फ रिवीजन करने में ही अपना टाइम दीजिए, कुछ नया ही पढ़ने से ये अच्छा है रिवीजन। प्लस स्कीम्स और करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए आप दिन में एक टाइम फिक्स कर लीजिए और उसी टाइम में उसको पढ़िए, और मेनली जो फोकस है वो स्कीम्स पे ज्यादा रखिए उस वक्त। अभी जो ऊपर वाला प्लान है मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है और मैं पास हो गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लान से और भी लोग 100% पास हो सकते हैं। अभी दूसरे टाइप के लोगों की बात करते हैं जिन्होंने कभी भी जनरल एग्रीकल्चर की पढ़ाई की नहीं होती है। तो गाइस अगर ऐसा कोई है तो उसको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। उसको दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा कैसे तो भी निकालने पड़ेंगे, कम सो के या फिर कहीं पर भी टाइम मैनेजमेंट करके आपको 2 आवर्स का टाइम निकालना पड़ेगा रोज जनरल एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए। और उन 2 घंटों में आपको सिर्फ एक कौन सी भी जनरल एग्रीकल्चर की बुक उठानी है और उसी को आराम से अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और अगर आप कम टाइम में ही उस बुक को खत्म कर डालते तो तभी उस बुक की और एक रिवीजन कर लो प्री से पहले ही, और स्कीम्स और करंट अफेयर भी एक बार पढ़ लो। और जब प्रीलिम्स खत्म हो जाएंगी उसके बाद इसी सब को आपको जितनी बार हो सके, ठीक है, एक बार हो सके तो एक बार, 2 बार हो सके तो 2 बार, आपकी कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी तो रिवाइज कर लो। अबे गाइस यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटीज तो थोड़ी कम हो सकती है यहाँ पर सिलेक्शन होने की, मगर 0 नहीं है। क्योंकि अगर उसी बुक्स में से जिसको आपने इतनी बार रिवाइज किया है उसी बुक्स में से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये जो फ्रेश रिवीजन है ना वो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होने देंगे और आपके वो क्वेश्चन सही आएंगे। और ये आपका अगर लक चलता है तो आप भी पास हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द मेंस। सो गाइस लगभग ऐसे ही स्ट्रेटेजी का यूज करके आप एएफओ का प्रिपरेशन अभी भी चालू कर सकते हैं। और मैंने खुद भी ऐसे ही पिछले साल प्रिपरेशन इसी कुछ टाइम में प्रिपरेशन चालू किया था, तो आप भी कर सकते हैं। गाइस अभी मेरे को ऐसा सच में लगता है कि जो एएफओ का प्रिपरेशन है वो मैक्सिमम 3 से 4 महीने में हो सकता है, और बहुत ही मैक्सिमम बोले तो 5 महीने में भी आराम से किया जा सकता है। तो मैं उसी हिसाब से आपको भी बताता हूँ जो भी बताना है। अभी ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। कई लोगों को ये जो मेरा ओपिनियन है ये एकदम बकवास लग सकता है, ठीक है। उनको 1-1 साल वाली जो प्रिपरेशन है और ये कोचिंग वाली जो बातें हैं वो अच्छी लग सकती है, तो मैं उसका भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अभी मेरे अंदर ना एक ट्रैवलर की बहुत ही भयानक ऐसी एक सोल है, ठीक है, एक ट्रैवलर वाली आत्मा है। सो मैं बहुत ज्यादा इधर उधर घूमता रहता हूँ, बहुत अच्छी रील्स बनाता रहता हूँ, बहुत अच्छी फोटोज में डालता रहता हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। सो आप प्लीज वहां पे जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए द प्रोफेसर बर्गे को, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इसको लाइक करिए, लाइक करे बिना तो आप जा ही नहीं सकते, मुझे पता है। और आपके इस प्रोफेसर भड़के को सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। शेयरिंग इज केयरिंग गाइस। आपको अगर मेरी केयर है तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। सो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।